एक सामान्य श्वास भरें और खाली कर दें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। और ओंकार के लिए एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे। और धीरे से जब भी अच्छा लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो कैसे हैं सब, है ना? तो आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। तो आज जो एक महापर्व है सूर्य उपासना का, उसके बारे में हम जानते हैं और ऐसा सब जानते ही होंगे, है ना? पर जिन लोग नहीं जानते उनके लिए वो भी जान सकते हैं। तो सूर्य की उपासना तो बहुत पहले से ही है, भगवान सूर्य की उपासना, है ना? तो यह जो आज का पर्व है छठ पूजा, ये सूर्य की उपासना का ही एक पर्व है ना? तो सूर्य जो है वह सृष्टि के कारण है। इसे आदि देव भी माना जाता है। तो जो सूर्य भगवान है वो निरंतर कर्म करते रहते हैं, कुछ भी हो, है ना? वह बिना भेदभाव के अपनी ऊर्जा और उष्मा जो है वह सबको प्रदान करते रहते हैं और जीवन को हमारे संभव बनाते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें ही सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश दिया था। तो स्वावलंबन में के सबसे बड़े उदाहरण है कि उनका ही अवलंबन पाकर जो है वह चांद तारे हैं, वह दूसरी वह समूची जो सृष्टि है वह प्रकाशित है। तो यही कारण है कि सूर्य की उपासना का पर्व भी पूरी तरह से प्राकृतिक के प्रति स्वाभिमान और उनके जो स्वावलंबन है उनको समर्पित है। तो इस पर्व में उपयोग में आने वाली सभी जो वस्तुएं होती हैं वह प्राकृतिक ही हैं। तो हम सब इसे प्रकृति का महापर्व भी कह सकते हैं। तो प्रत्यक्ष देव जो के रूप में सूर्य नारायण भगवान संपूर्ण जगत के परम आराध्य हैं। तो सूर्य भगवान को आदि देव के रूप में भी मानते हैं। जैसे मथुरा है, कश्मीर है, कोणार्क है
है ना। यहाँ पर सूर्य मंदिर है कोणार्क में, और उज्जैन है ना। यहाँ पर भी सूर्य उपासना का प्रधान केंद्र था पहले ही। तो वर्तमान में सूर्य उपासना कब से मतलब सबसे बड़ा पर्व है वह है छठ। तो यह प्राचीन काल से ही इस उपासना का प्रमाण हमें मिलता है। तो राजा जो अश्वपति ने सूर्य की उपासना करके सावित्री देवी को कन्या के रूप में, सत्यवान कन्या के रूप में पाया था। और वही जो सावित्री है, आप सबको ही पता होगा, सावित्री ने यमलोक से अपने पति सत्यवान को वापस लाकर सतीत्व की मर्यादा स्थापित की थी। तो अग्नि पुराण के अनुसार भी विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। तो ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे वो मरीचि थे, और मरीचि के जो महर्षि कश्यप का जन्म हुआ था। तो महर्षि कश्यप सूर्य के पिता हैं। फिर हनुमान जी ने भी शास्त्र की जो शिक्षा थी वह सूर्य भगवान से ही ली थी। उनके सानिध्य में ही उन्होंने हनुमान जी ने सूर्य भगवान से प्राप्त की थी। तो सूर्य के तेज से कुंती के गर्भ से भी महावीर कर्ण ने जन्म लिया था, है ना। कवच कुंडल के साथ जन्म से ही उनमें कवच और कुंडल सहित जन्म लिया था, सूर्य की उपासना से ही। सूर्य की उपासना करके ही युधिष्ठिर को भी एक ऐसा पात्र मिला था जिसमें द्रौपदी जी जो भोजन पकाती थी वह कम नहीं होता था, अक्षय था, वो बढ़ता ही जाता था। ऐसा ये महाभारत में है ना। तो उस पात्र का जो भोजन वह करने के बाद भी अक्षय रहता था। फिर भगवान कृष्ण ने भी सूर्य की उपासना करके ही ये जो अपना सुदर्शन चक्र है का को प्राप्त किया था, है ना। जैसे श्री श्री रविशंकर जी महाराज 9 दिन की मौन के बाद, तपस्या के बाद भी उन्हें सूर्य जो सुदर्शन चक्र है वह प्राप्त किया था। उसी तरह भगवान कृष्ण ने भी सूर्य की उपासना करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। फिर वाल्मीकि और रामायण के अनुसार भी जो ये भगवान राम थे, उन्होंने भी सूर्य उपासना के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त करने का किया था। आदित्य हृदय स्रोत जो है वह सूर्य भगवान का स्रोत है ना। तो उस स्रोत की करके भी उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। फिर श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सूर्य को कोई भी अलग स्थिति, सूर्य की जो कोई भी अलग स्थिति नहीं है। तो उदय काल में ब्रह्मा, फिर मध्य काल में महेश यानी शिव, और संध्या काल में श्री विष्णु का स्वरूप है सूर्य भगवान, है ना। जिसे मेरा दर्शन किया, जिसने उस समय भी मेरा दर्शन किया, उन का भी इस ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो भगवान सूर्य को सृष्टि के प्रारंभ में कर्म योग का उपदेश दिया था। तो क्यों दिया था? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही कर्म होते हैं, दिन में ही कर्म होते हैं। फिर कर्म योग का वास्तविक अधिकारी सूर्य को जानकर ही भगवान ने उनको कर्म योग का उपदेश दिया था कि ये ही इनके लिए उपयोग, उनके लिए सही व्यक्ति हैं करके उन्होंने सूर्य भगवान को दिया था। तो श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग के बारे में स्थान सूर्य को ही बताया था। सूर्य ने उनके पुत्र वैवस्वत मुनि से कहा कि
अपने मनु ने अपने पुत्र राजा जो इक्ष्वाकु थे उसे कहा कि हे अर्जुन, इस प्रकार की परंपरा से प्राप्त इस योगी को ही राजश्रियों ने जाना, किंतु इनके बाद वह योग पृथ्वी लोक में लुप्त रखा है। इसलिए वे भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा भक्त है और सखा भी है, इसलिए यह गुप्त जो पुरातन योग है आज मैं तुमसे ये कहता हूँ। तो सृष्टि में जो भी उत्पन्न होता है उसे ही कर्तव्य का उपदेश दिया जाता है। उपदेश देने से तात्पर्य क्या है कि कर्तव्य का ज्ञान कराना, भगवान के द्वारा दिए गए कर्म योग के उपदेश का सूर्य ने पालन किया। फिर कालांतर में जब वह योग लुप्त हो रहा था, तब पुनः भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका उपदेश दिया। फिर भारत में आज भी सूर्योपासना प्रचलित है, तभी से वह जो है वह सूर्य उपासना का प्रचलन में आया इस पृथ्वी लोक पर। छठ पर्व का जो आयोजन है साल में क्रमशः 2 बार होता है। एक तो चैत्र में और एक है कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है अभी, है ना, उससे शुरू होकर यह सप्तमी तक चलता है। तो कार्तिक शुक्ल की पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसमें एक उनका होता है नहाय खाए से शुरू होकर सप्तमी के दिन वे अपना उपवास खोलते हैं, समाप्त करते हैं। तो इन 4 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान 36 घंटे का उपवास जो महिलाएं पुरुष कोई भी उसमें उपवास रखता है तो 36 घंटे का उपवास इसमें वे रखते हैं। और बिहार प्रांत की जो संस्कृति है, सांस्कृतिक पहचान के रूप में धर्म एवं संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा दिखाते हुए और सूर्य के प्रति कृतज्ञता एवं आस्था की पराकाष्ठा का यह जो छठ का पर्व है वह बिहार समेत पूरे देश में या फिर विदेशों में भी आजकल करते हैं। जो लोग बिहार के होते हैं या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं शौक से, बिना किसी जो बिहार प्रांत के लोग हैं वो बिना किसी भेदभाव के साथ जलाशय के पास सब लोग इकट्ठे होते हैं। इसमें सबको नदी के पास ही जाना पड़ता है। यदि किसी कहीं पर नदी नहीं होती तो वे एक कुंड जैसा बना लेते हैं और फिर वहां पर इकट्ठे होकर वे पूजन करते हैं। फिर अपनी प्रकृति व अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान को वे प्रकट करते हैं और छठ का ये जो महापर्व है उसे वे मनाते हैं। तो कुछ लोग छठ पर्व को कृषि से भी जोड़ते हैं, जोड़कर देखते हैं कि उनका तर्क है कि कार्तिक मास में मलई तथा धान की फसल आती है, तो फसलें मुख्यतः मौसम पर निर्भर होती है क्योंकि वर्षा ऋतु में ही फसलों को लगाया जाता है और उसके बाद मौसम सूर्य पर निर्भर है। तो जिसे हम रबी की फसल कहते हैं इसे इस फसल को इसका जो नाम है इस फसल का वह भी भगवान सूर्य के नाम पर है, क्योंकि रवि का अर्थ सूर्य होता है ना। तो छठ में जो अस्ताचलगामी और उदयाचलगामी, अस्ताचलगामी माने डूबते हुए सूरज और उदयाचल यानी उगता हुआ सूरज, है ना। तो इन दोनों ही स्थिति वाले सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो उपवास होते हैं वे अपने एक पीतल का उनका एक सूपा बोलते हैं ऐसा टोकरी जैसा, उसमें वे सब फल वल जो भी है वे सब रखते हैं और फिर उसे नदी के बीच में खड़े होकर
वहां पर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, वहीं पर वे नहाते हैं और वहीं पर उन्हें अर्घ देते हैं। तो आज जो है वह डूबते हुए सूरज को वे अर्घ देंगे और फिर कल जो सुबह है, सुबह सूर्य के जो उदयाचल स्थिति में है, उगते हुए सूरज को वे अर्घ देंगे। इसी ही तारतम्य जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो अग्निहोत्र बताया है, वह भी यही है ना। उगता हुआ सूरज को हम 2 मंत्रों के साथ आहुति देते हैं और फिर डूबते हुए सूरज को भी हम 2 मंत्रों के साथ ही आहुति देते हैं। तो ये जो है वह हम साल भर कर सकते हैं, है ना। और फिर ये 2 दिन भी विशेष हैं सूर्य की उपासना के, तो इसमें भी हम उनको अर्घ दे सकते हैं। और फिर भगवान सूर्य जो है वह अपनी पत्नी संज्ञा को लेकर अपने ससुर जो है वह विश्वकर्मा के घर आए, तो विश्वकर्मा ने अपनी बेटी की विदाई धूमधाम से की थी। और प्रभातकालीन सूर्य की पूजा का कारण यही है कि भगवान सूर्य अपने ससुराल गए थे, फिर पूरे रात विश्वकर्मा व उसकी पत्नी ने विदाई की तैयारी की थी और अपनी पुत्री व जमाता की का स्वागत इस तरह से उन्होंने किया था। तो छठ पूजा में वे एक विशेष प्रसाद बनाते हैं जिसे ठेकुआ कहते हैं, है ना। तो ठेकुआ है, फल फ्रूट चढ़ाकर वे सूर्य भगवान की पूजा करने का विधान है। और इसी परंपरा का एक और यह पोषक है कि संध्याकालीन अर्घ पुत्री व जमाता के स्वागत में और फिर अगले दिन प्रातःकालीन अर्घ विदाई का परिचायक है ना। तो आज वे सूर्य भगवान की स्वागत करेंगे और फिर कल प्रातःकालीन जो अर्घ देंगे वह विदाई का परिचायक है। तो पुराणों में भी कहीं भी सूर्य की पत्नी संज्ञा को तो कहीं पर कार्तिकेय की पत्नी को छठी देवी या छठी माता के रूप में बताया गया है। तो इस तरह से जो ये सूर्य उपासना का महापर्व है वह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो उपवास रहते हैं वे भी इस सब में पूरे दिवाली जैसा ही वे करते हैं, पूरा फटाका वटाका लेके ढोल बाजे के साथ जाते हैं जलाशय में और वहां पर वे पूजा करते हैं, है ना। और जो महिलाएं होती हैं जिन्हें छठ मैया का गाना आता है वो सब गाते हुए वहां पर जाते हैं। और नदी के किनारे तो सब अपना अपना एक जगह बनाए होते हैं और वहां पर खूब आतिशबाजी और रंगीन लाइट ये सब होता है। एकदम जो नदी का किनारा होता है वो एकदम देखने लायक होता है। तो इस तरह जो है वह छठ पूजा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो सूर्य की उपासना तो हम अग्निहोत्र करके भी साल भर कर सकते हैं और फिर नहीं तो हम उगते हुए सूरज को रोज अर्घ भी दे सकते हैं। तो तांबे के लोटे में जल देकर भी हम सूर्य भगवान को रोज अर्घ दे सकते हैं। ठीक है, ये और देना भी चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं होलिस्टिक कुकिंग के बारे में। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नए आए होते हैं, तो उनको लिए बताना है कि वे समझ जाएं कि होलिस्टिक कुकिंग क्या है और हमें उसे जरूर करना चाहिए और अपने जीवन में उसे अपनाना चाहिए, ताकि अपने परिवार और अपना वे अच्छा कर सके।
तो मानव शरीर जो है वह प्रकृति सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है इस भगवान की, है ना। परंतु जैसे कहते हैं ना कि हर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। वैसे ही जितना सुख है उतना ही दुख भी हमें झेलना ही पड़ता है। अगर हम इस शरीर का बारीकी से ख्याल रखेंगे तो हम अम, अच्छे से अपना ध्यान रख पाएंगे। और फिर जो हमारा भारत देश है वहां पर आयुर्वेद का जन्म ही हुआ है 5,000 साल पहले। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमें बताया ही है ना? और ये जो अभी कोरोना का जो माहौल आया था उसमें भी सारे लोगों ने आयुर्वेद को ही अपनाया था, है? तो होलिस्टिक कुकिंग क्या है, इससे हम क्या सीखेंगे और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये सब हम हमें सीखना क्यों है, ये सब हम देखते हैं। तो आयुर्वेद क्या है, जाने तो आयुर्वेद जो है वह जीवन का ज्ञान है ना? कुल पूरा हमारे जीवन का ज्ञान जो है वह आयुर्वेद ही है। तो आज के समय में जैसे आयुर्वेद कहता भी है कि इलाज जो है वह सुरक्षा से बेहतर है। सॉरी, सुरक्षा जो है वह इलाज से बेहतर है ना। तो हमें आज के समय में ये जो बहुत केमिकल्स हम यूज करते हैं खाने में, है ना, जो रेडीमेड सामान होते हैं वो सब में, उस सब से छोटी मोटी तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान है, लाइफ स्टाइल है ना, समय बेसमय में जगना उठना, है ना, हमारा जो दिनचर्या है वह भी सही नहीं होने के कारण भी हमारे अ, अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रहती है। तो जैसे हमारे पूर्वजों की दिनचर्या आयुर्वेद के अनुसार ही वे करते थे और वे स्वस्थ रहते थे, है ना। तो क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ही खाने पीने सबका समय होता है, तो ये सब हम होलिस्टिक कुकिंग के कोर्स में सीखेंगे कि किस समय पर हम खाएं, किस समय पर हम सोएं, और ना करें तो उससे हमारे अंदर कौन सी गड़बड़ियां हो सकती है। तो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे हमने सब सुनाई है ना, कि यह सृष्टि जो है वह 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो ये जो 5 तत्व है वही, उनसे ही हमारा जो शरीर है वह भी बना हुआ है। और फिर हम जो खाते हैं वो भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इस सृष्टि में जब इनबैलेंस होता है तो फिर क्या होता है, भूकंप है, तूफान है, अतिवृष्टि है ना, ये सब ज्यादा होता है। और हमारे शरीर में इन पंच महाभूतों का इनबैलेंस होता है तो शरीर में भी हमारे रोग की उत्पत्ति होती है ना। तो पंच महाभूत, तो ये जो पंच महाभूत है उन और ये पंच महाभूतों से ही हमारे अंदर जन्म से ही 3 तरह की जो प्रकृति है वह बनी हुई है। जैसे वात है, पित्त है, कफ है ना। तो ये हमारे अंदर जो है वह जन्म से ही रहते हैं। कभी कम होते रहते हैं तो कभी कोई दोष जो है वह बढ़ जाता है। फिर इस तरह से ये हमारे लाइफ स्टाइल के ऊपर है कि के कारण ही यदि हम कुछ गलत होता है खान पान में या तो उसके कारण ये इनबैलेंस हो जाते हैं। फिर हमें इसे कैसे बैलेंस में वापस लाएं और इन बीमारियों से या किसी भी चीज से हम बचें। तो छोटी मोटी बीमारियां तो हम इनसे ठीक कर ही सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो जिस तरह से हम खाते हैं उसी तरह से कुछ ना कुछ असर हमारे अंदर वो पड़ता ही है। तो हम पहले तो हम यह जान लें कि हमारी प्रकृति कौन सी है और उस प्रकृति के अनुसार ही हम अपना भोजन करें, है ना। तो हम अपने आप को ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। फिर यदि हमें कुछ ज्यादा क्रॉनिक है, डिजीज है, तो हम उसे डॉक्टर की सलाह से भी हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो हम अपनी दैनिक दिनचर्या कैसे रखें और ये वात पित्त कफ क्या है ना। तो ये सब हम
हमारी प्रकृति कौन सी है, तो हम नहीं जानते हैं, है ना? तो चेक करा सकते हैं। फिर अपनी प्रकृति हम जान लेते हैं, तब हम अपनी प्रकृति और विकृति को जब हम जानते हैं, तो हम भोजन व मसालों के द्वारा भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं। और यदि 2 साँस ज़्यादा बैलेंस है, इम्बैलेंस हो गए हैं, तो उन्हें हम चिकित्सक की सलाह से भी ठीक कर सकते हैं। है ना? तो ये जो 3 संयोजन के मिश्रण से बना होता है, कोई भी सामान्यतः व्यक्ति, यदि कोई शुद्धवात है, पित्त है, कफ है, तो यह दोष जो है वह प्रमुख रहता है, एवं अन्य दोष जो है वह अप्रमुख रहेंगे। फिर होलिस्टिक कुकिंग में हम जो भी सीखेंगे वह हमारी किसी एक ही अंग के लिए नहीं है, कि इस बीमारी में हमें ये खाना खाना है। नहीं, पूरे शरीर होलसम शरीर के लिए है। फिर कोई दूसरा खाना दूसरे शरीर के लिए नहीं है। तो पूरे शरीर के लिए, ताकि हम जो है वह अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो पहले हमको जानना होगा कि हम जो खाना खा रहे हैं, वह हमारी प्रकृति के अनुसार खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। और खाने से ही हम अस्वस्थ भी हो सकते हैं, और होलसम खाना खाकर हम स्वस्थ भी रहते हैं। तो ये जो है वह 100% होलिस्टिक खाना जब हम खाते हैं, तो हम हेल्दी प्रोग्राम है ये 100%। और अपनी प्रकृति के अनुसार हम, और फिर हम इसमें सीखते हैं कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार कौन से भोजन खाएं, फल खाएं, है ना, जो हमें स्वस्थ रखें। फिर हम सबकी प्रकृति अलग अलग है, हम सब एक घर में रहते हैं, तो हम सबकी प्रकृति भी अलग अलग है। तो एक ही चीज हम सबको सूट नहीं करती है। तो अभी क्या हम जो सब्जियां हैं, पहले क्या करते हैं, पहले धो लेते हैं, पहले काट लेते हैं, फिर कभी कभी हम धोते हैं, तो उनसे भी जो इसकी पौष्टिकता है वह खत्म होती है। फिर हम सोचते हैं कि हम तो इतना अच्छा सब चीज लाते हैं, करते हैं, फिर भी ये हमें क्यों नहीं मिलता। तो हम सब्जियों को भी बहुत ही भून भून कर, है ना, उसका रंग ही बदल डालते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या में तो भी हाँ, जब हम सब्जी भून-भून कर उनका रंग भी बदल देते हैं, स्वाद तो बदल ही जाता है ना। तो उससे भी हमारी जो ये पौष्टिकताएँ हैं वह खत्म होती हैं। और हम अपनी दिनचर्या में टाइम सर्कल को भी फॉलो करना सीखेंगे इस होलिस्टिक कुकिंग में। फिर नेचर भी फॉलो करता ही है इस टाइम को, है। तो अपनी टाइम सर्कल समय से, जैसे ऋतुएँ आती हैं, फिर हम फल, सब्जियाँ समय से ही आती हैं, और जो समय से आती हैं ऋतु के अनुसार, वही हमारे लिए अच्छी हैं। और जो फल, सब्जियाँ हमारे अम, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ उगती है, वही हमें खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को सूट करता है। फिर हमें इस टाइम सर्कल में ये भी बताएँगे कि कब किस समय पर सोना है, किस समय पर उठना है, खाना है ना? तो ये सब उस होलिस्टिक कुकिंग में हम सीखते हैं, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, टीवी देखते हुए या फ़ोन देखते हुए ऐसा खाना खाते हैं ना। खाना आप तो खा रहे हैं, पर क्या खा रहे हैं इसका कोई नहीं है, बस खाना खा रहे हैं, है ना? तो इस कारण भी ये सब हमारे अंदर गड़बड़ियाँ होती हैं। और फिर हम सोने के समय पर खाते हैं, और खाने के टाइम पर सोते रहते हैं, है ना? तो ये सब भी हमें होलिस्टिक कुकिंग में सीखने को मिलता है। फिर कभी-कभी जो हम जब बाहर जाते हैं, तो ये जो लुभावने और स्वादिष्ट भोजन है ना, शरीर की संरचना को भी असंतुलित करते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, वो अपने गुणों से एक-दूसरे के विरोध में हैं, विरुद्ध आहार, है ना? इनके कारण भी हमारे अंदर इम्बैलेंस होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, और कुछ-कुछ बीमारियों फिर उनसे हमें होने लगता है। जैसे अलग-अलग कुछ-कुछ चीज़ों को हम बनाकर एक साथ खाते हैं, जो आपस में उनका गुण जो है वो आपस में नहीं मिलता। फिर और भोजन को टेस्टी बनाने के लिए हम और भी कुछ चीज़ों को बनाकर दैनिक जीवन में हम बनाते रहते हैं, है ना? फिर होटल
में जो हम खाते हैं कभी-कभी खाया तो अच्छा है, पर जब हम हर समय बाहर खाएँ तो वो भी नुकसान हमें ज़रूर करता ही है। फिर और उनसे फिर हमें हमारे अंदर जो एसिडिटी वगैरह होने लगती है। फिर एल्कलाइन पानी बनाना भी हम इस कोर्स में सीखते हैं कि अलग-अलग डिज़ीज़ में हम किस तरह से एल्कलाइन पानी बनाकर अपने आप को हम उनसे दूर रख सकते हैं। जैसे एसिडिटी है, माइग्रेन है, सिर दर्द है ना? तो इन सब में किस तरह से किन-किन इंग्रीडिएंट को मिलाकर हम एल्कलाइन पानी बनाएँ और अपनी एनर्जी को हम वापस ला सकते हैं। वह भी हम इस कोर्स में सीखते हैं। फिर खाने में टेस्ट का भी बड़ा महत्व होता है। यदि टेस्टी खाना नहीं है, तो कोई जो हमारी ये पाँचों इंद्रियाँ हैं उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो ये जो आयुर्वेदिक खाना है वो भी कोई घास-फूस हमें इसमें नहीं खाना है, टेस्टी खाना ही खाना है। क्योंकि आजकल हम अपने टेस्ट पर ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। खाने में पौष्टिकता हो ना हो पर टेस्ट ज़रूरी होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कैसा है ये जो टेस्ट है ना 6 टेस्ट हैं, वो हमें अपने भोजन में रोज़ शामिल करना चाहिए। वो भी हमारे इन वात-पित्त, कफ को इम्बैलेंस करते हैं। जैसे मीठा है, जो टेस्ट है ना हमारे स्वाद 6 तरह के स्वाद होते हैं, उनको भी हम रोज़ कुछ न कुछ तरीके से हम ज़रूर अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करें, है ना? यदि हम किसी चीज़ को ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी हमारे इस वात-पित्त, कफ को बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं और हमें नुकसान पहुँचाते हैं। फिर ये जो मौसम के रोज़मर्रा में या फिर मौसम के बदलने से कभी-कभी फ्लू हो जाता है या वायरल हो जाता है। इन सब से लड़ने के लिए भी हम उम, किन-किन मसालों को यूज़ करें और उससे हम इस संक्रमण से अपने आप को कैसे बचाएँ, वो भी हम इस कोर्स में सीखते हैं। फिर इस कोर्स में मुद्राएँ भी हैं, जैसे हमें मान लो गैस है या एसिडिटी है और कौन-सी मुद्रा हम करें और अपनी किसी में एक जैसे मान लो एसिडिटी है तो उसे हम कौन-सी मुद्रा करें और अपनी ऊर्जा को हम उससे बढ़ा सकते हैं। है ना? तो ये मुद्राएँ भी हम इस कोर्स में सीखते हैं। फिर कोविड के लिए भी एक अच्छा-सा उसमें है कि यदि हम मान लो इफ़ेक्ट पहले हो भी चुके हैं या नहीं भी हैं, है ना? तो इस मसाले तो क्या मसाले इस संक्रमण में हम अपने जो प्राणवायु है, मसालों के द्वारा कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं वह भी इस कोर्स में हम सीखेंगे और मसाले तो इस कोर्स की जान ही है ना? क्योंकि कौन-सी प्रकृति वालों को कौन-सा मसाला लेना है, कौन-सा नहीं लेना है, इस कोर्स में हम सीखेंगे। इस शुगर के ऊपर भी एक अच्छा-सा सेशन है कि शुगर हमें क्यों नहीं लेना है। यदि लेना है तो उसके बदले हम क्या ले सकते हैं, है ना? क्योंकि शुगर का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता ही है। फिर रेसिपी भी इस कोर्स में हम सीखते हैं। कौन से खाना हम कौन से मेथड से बनाएँ, कुकिंग करें और अपने भोजन की पौष्टिकता को हम बचा कर रखते हैं, है ना? तो कुकिंग को में जो मेथड है इसका भी बड़ा महत्व है, कि किस विधि से हम खाना बनाएँ और खाएँ और फिर कौन से बर्तन भी यूज़ करें, है ना? इसका भी बड़ा महत्व है। कौन से बर्तन हम यूज़ करें, फिर माइक्रोवेव, कुकर, एल्यूमीनियम ये सब हम यूज़ करें कि नहीं और यदि हमें करना है तो किस तरह से करना है, ये भी हम इस कोर्स में सीखते हैं। डिटेल में हम जानेंगे और भोजन की जो विधि है, भोजन करने की विधि भी हम इस कोर्स में जानेंगे, जो हमारे पूर्वज पहले करते थे और अब हम आज ये सब भूल गए हैं, है ना? क्योंकि खाना भी हम आज क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी खाते हैं और
जल्दी जल्दी में खाते हैं और क्या खाना है ये नहीं, बस खाया और जाना है या कहीं जाना है या कुछ करना है तो जल्दी जल्दी बस खाते हैं और चले जाते हैं, है ना? जबकि भोजन हमें आराम से करना चाहिए। और तो भोजन जो है वह मंत्र के साथ कैसे खाना है और भोजन को प्रसाद के रूप में कैसे ग्रहण करना है, मंत्रों के साथ, ताकि वह हमारे शरीर को लगे, है ना? वह प्रसाद बन जाए, है ना? और फिर चुपचाप भोजन करना है, खाते समय पूरा मन भोजन पर हमें लगाना चाहिए। तब हम देखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं तो उस हिसाब से फिर वो हमारे अंदर एंजाइम बनते हैं जो उसे पचाने के लिए ज़रूरी है ना? तो जैसे हमारे अंदर ये जो 3 दोष हैं, वैसे ही गुण भी हैं, है ना? तो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। तो वास्तव में हमारे जो जीवन शैली है, उसको ये गुण जो है वह प्रभावित करते हैं। तो हम जन्म के साथ तो सात्विक ही होते हैं, पर जैसे-जैसे हम इस अपना जीवन शैली को जैसे-जैसे हम अपनी दिनचर्या रखते हैं, उसी हिसाब से फिर हमारे अंदर ये जो तमस और रजस है वो भी आने लगता है। पर रजस तमस भी हमारे लिए ज़रूरी है, पर कितना ज़रूरी है यह थोड़ा-सा, जैसे सब्जी में नमक है ना? तो ये 3 गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। तो जब हम हमारे अंदर यदि रजस तमस ज़्यादा बढ़ गया, तो उसे सात्विकता में कैसे लाएँ? तो ये भी इस कोर्स में हम सीखेंगे। तो इस तरह से यह कोर्स जो है वह 26, 27 और 28 नवंबर को है। तो जिन्होंने भी नहीं किया है, वह इस कोर्स को ज़रूर करें, है ना? फिर अपनी या फिर अपने फैमिली, फ्रेंड्स में बताएँ, है ना? ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और फिर इस समय का ये जो कोरोना का ये है, उस समय तो हमें घर में ही बैठ के अपना ये सब हम सीख सकते हैं, है ना? कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो ऐसे में हम जाते हैं बाहर, फिर तो 3 घंटा, 2 घंटा हमें देना पड़ता है, फिर कितने दूर जाना है ये भी। और फिर कई लोगों को बाहर जाने में भी, अकेले जाने में भी अड़चनें आती हैं, है ना? तो ये ऑनलाइन है, 2-2 घंटे का रहेगा, 3 दिन का है, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। तो इसमें वे भी शामिल हो सकते हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, और नहीं भी है तो हम अपना आधा काम करके तो इस समय हम ज़रूर इस कोर्स को कर ही सकते हैं। और फिर इसकी डोनेशन राशि जो है वह ₹1200 है, ज़्यादा नहीं है ना? इतना तो हम ऐसे ही कहीं एक बार जाते हैं तो फिर इतना हम खर्च कर ही लेते हैं। और ये तो लॉन्ग लाइफ, जब आप एक बार करोगे तो सबसे आप जुड़ ही जाएँगे। और फिर इसमें फ़ॉलो-अप्स वगैरह भी होते रहते हैं, उसमें आपको यदि कोई भी दिक्कत है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और रेसिपी तो अनगिनत आपको मिलती ही रहेगी। हमारी जो रीना दीदी है वह रेसिपी आपको बताती रहती हैं, बताती रहेंगी, है ना? तो ये इतना अच्छा-सा कोर्स है। फिर ये जो ₹1200 आपने जो डोनेशन दिया है, वह एक तो आपको इससे इससे इतना अच्छा-सा ज्ञान मिलेगा ही, और आपका पैसा भी एक अच्छे काम में जाएगा, है ना? गरीब बच्चों की या फिर ज़रूरतमंद लोगों के तक पहुँचता है ये सेवा में, है ना? तो आप ज़रूर इसे रजिस्टर करिए। सोनिया जी ने लिंक उसमें चैट बॉक्स में डाला ही है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस होलिस्टिक कुकिंग का जो ये इंट्रो है इसमें हम भेज सकते हैं ताकि वो भी समझ जाएँ, है ना? नहीं तो लोगों को लगता है क्या होलिस्टिक है, क्या, है ना? तो इसमें हम भेज सकते हैं और वे समझ कर कोर्स कर लें, ताकि सबका जीवन जो है वह अच्छा रहे और अपने आप को भी स्वस्थ रखें, है ना? जब ये करेंगे तभी अनुभव में आता है ना? बिना करे हुए तो हम अपना अनुभव ही बता सकते हैं। और जब वो करते हैं तो खुद में जब वो अनुभव आता है तो वे उसको और मजबूती के साथ करने लगते हैं, है ना? ठीक है? तो हम ये
कर सकते हैं। फिर यदि किसी का प्रश्न है तो हम पूछते हैं। सोनिया जी। सोनिया जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछते हैं फिर। सोनिया जी। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई पहली बार आया है क्या? कोई कुछ बोलना चाहता है तो भी वह बोल सकता है ना? ये दिवाली के कारण हम बहुत दिन बाद इस इंट्रो में आए हैं, है ना? कोई नहीं है तो फिर हम एंड करें। किसी को बोलना है तो बोल, उनको हम अनम्यूट कर सकते हैं। करुणा जी, आप पहली बार आए होगे आज? अच्छा, देखती हूँ मैं आपको करके। हाँ, मैं अभी लेट ज्वाइन हुई। अच्छा। होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ आयुर्वेदिक कुकिंग का कोर्स। हाँ। हाँ हाँ, 3 तो दिन आपने का किए? कोर्स है ना अभी। हाँ, 3 दिन का है। आप किए हो क्या? मैं की, लेकिन 3 साल हो गए करके। तो अ- कुछ दिन तक हमने वो सब किया, सब सब्जी वगैरह पानी में भिगो के रखना वगैरह ऐसे। अच्छा। लेकिन बाद में फिर से अपना ही शुरू हो गया ऐसे, तो हाँ रिपीट करना पड़ेगा फिर से, तो एक बार हाँ, रिवाइज हो एक जाएगा। बार फिर से रिपीट कर लीजिए तो हम्म। वो आपके फिर आदत मतलब और अच्छे से आपको हो जाएगा, हाँ 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 जो आप हाँ। भूले होंगे, है ना? हम्म। तो इसमें रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। हाँ 1200 रुपए है वो, आप लिंक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हाँ हाँ। वो रजिस्टर लिंक लिखा है ना, उसको आप दबाओगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा उसमें। यस 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 यस, या आई फिर नो। आप इसमें आप उसे देख लीजिए, चैट बॉक्स में है, हम्म। कॉपी कर लीजिए। और नहीं तो फिर आपको पर्सनल भी हम भेज देते हैं, अपना नंबर डाल दीजिए नहीं, ग्रुप तो में हूँ मैं, आपको। ग्रुप में कौन हूँ। से ग्रुप में? ये इस। हाँ, मैं ये इंट्रो एचसीसी ग्रुप है ना, वो ग्रुप में हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। तो आप रजिस्टर जरूर करिए, आपको और अच्छा लगेगा। कुछ ना कुछ इसमें नया है ऑनलाइन में, हाँ 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 हाँ। है ना? ओके ओके, हाँ। ओके ओके ओके, चलिए ठीक। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और किसी को कुछ बोलना है? जानी को बोलना है, लेकिन उसको म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे वो। अच्छा, जय गुरुदेव। मैंने तो बोलिए नहीं जैनी जी। जैनी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने तो नहीं बोला कि मुझे कुछ बोलना है। आप तो अपना अनुभव ही बता दीजिए। मैंने ये कोर्स किया था काफी साल पहले, बहुत साल पहले। फिर
ज्यादा कुछ है ना उसको लागू नहीं कर पाई। फिर हाल में अभी कुछ महीना पहले हमने किया, बहुत अच्छा लगा और उसको मैं लागू कर रही हूँ लाइफ में। कोर्स को लागू करना होता है, कोर्स के पॉइंट्स को, नॉलेज जो भी है, फिर उसमें लाइफ में चेंजेस आते हैं। बहुत ही अच्छा है। मैं कल देख रही थी न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में पेपर में बता रहे थे कि क्या क्या फ्रूट्स खाना चाहिए, क्या क्या वेजिटेबल्स खाना चाहिए, एकदम सबके लिए एक। मैंने उनको ये वातपित्त कफ का जो कॉन्सेप्ट ही समझ में, नो आइडिया कि ये सब क्या है। सबको सब कुछ बोल रहे हैं और यहाँ बहुत डिटेल में बताया जाता है हमारे कंट्री का आयुर्वेदिक हेरिटेज है, कितना सारा नॉलेज है इसमें। प्रकृति के हिसाब से हम खाना खा सकते हैं। फॉरेन देश में सब पता ही नहीं इन लोगों को। तो और खाना में क्या क्या कुछ खाना चाहिए है ना, जैसे ये मिलेट्स हो गया, इसको अपनाना, लाइफ में अपनाना, ये कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अपना हैबिट्स को चेंज करना होता है और कभी कभी मन नहीं करता है चेंज करने, तो अपने आप को धीरे धीरे ले जाना होता है। और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो लगता है कि हाँ कंपनी है इतने सारे लोग का, सब हम लोग एक साथ इस दिशा में जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है, हौसला भी मिलता है, तो अच्छा लगता है। कोर्स बहुत यूजफुल कोर्स है, सबको करना चाहिए। है ना। थैंक यू जैनी जी। जैनी जी ने बताया ना अभी, है ना। तो हम सबको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। जब हम करेंगे तभी फिर हमें वो उसका अनुभव हम कर पाएंगे। ठीक है सविता जी, आपको भी कुछ बोलना है? हा, मी आता जॉईन केला आहे. कोणत्या विषयावर बोलायचं म्हटलं? अच्छा ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं कल, है ना। हाँ तो ठीक है। हम जरूरी सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, है ना। नॉर्मल भी ऐसे उगते हुए सूरज को जरूर दर्जा दें अपने जीवन में। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सोनिया जी, जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं, फिर सोनिया जी आएंगे तो करेंगे। एंड करना है? हाँ एंड करना है, हो गया।